बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक स्टेटमेंट और आइल्स का एग्ज़ाम, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके वीज़ा में सबसे बड़ी हर्डल्स होती हैं। जब भी कोई सोचता है कि मुझे बाहर जाना है, तो जो सबसे टॉप पे उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं वो होता है कि जी आइल्स का एग्ज़ाम इतने बैंड में पास होना चाहिए जो कि 6.5, 7, 7.5 तक होता है, और मिनिमम 6 बैंड का एग्ज़ाम तो हर हाल में आपको पास करना चाहिए। तो दूसरा है बैंक स्टेटमेंट कि जी इतने करोड़ रुपए की, यानी 1 करोड़ के आसपास की, ऑलमोस्ट किसी भी मुल्क में आपने जाना हो तो इतनी की आपको स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। अब ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये बड़ा पहाड़ बन के आपको सामने नज़र आती हैं। आइल्स करना आसान तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, लेकिन लोग नाम सुन के फ़िक्रमंद हो जाते हैं क्योंकि इंग्लिश का टेस्ट है, तो लोगों को फ़िक्र हो जाती है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो वो जो हवा बन जाता है कि नहीं होगा, बस वो जब हावी होता है तो वो फिर नहीं होता। हालांकि कोई ऐसा मसला नहीं होता। जिसने भी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री की होती है तो उसकी इतनी सेंस तो होती है कि वो बेसिक जो अपनी प्रोफिशेंसी है उसको शो कर सके कि जी ये किस लेवल की है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पॉइंट्स लोअर देन 6 आ जाएं या जो रिक्वायर्ड है उससे कम आ जाएं, लेकिन कुछ तो आएंगे ना, तो उससे आपको समझ आएगी कि मेरी इंग्लिश कैसी है। तो अगर आपने वाकई जाना है तो आपको इतना तो काम करना चाहिए अपनी इंग्लिश के ऊपर कि जिस जगह आपने जाना है वहाँ पे जब आपने रहना है आगे पूरी उम्र या जितना भी अर्सा, तो आपकी इंग्लिश इतनी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको पढ़ भी लेना चाहिए, लेकिन चलें अगर नहीं भी पढ़ते तो फिर भी आइल्स को आप किस तरह से कवर कर सकते हैं कि आपको आइल्स भी ना करना पड़े और आपका एडमिशन हो जाए। और नंबर 2 जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बैंक स्टेटमेंट। अब किसी भी मुल्क में जाएंगे तो मिनिमम 1 करोड़ की स्टेटमेंट तो आपको शो करनी पड़ेगी, और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ या 2.25 करोड़। मैंने जब अपनी बेटी का प्रोसेस किया था तो मुझे कोई 2.25 करोड़ रुपए की बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ी। उसमें 1 करोड़ 25 लाख स्टूडेंट एप्लीकेंट का था, जिसमें उसके 1 साल की फ़ीसें थी कोई 70-80 लाख के करीब। फिर उसका 1 साल का लिविंग एक्सपेंस जो है वो शो करना पड़ा कि इतनी अमाउंट पड़ी है, और फिर उसके डिपेंडेंट हस्बैंड के लिए कोई 50 लाख की स्टेटमेंट थी, वो भी जो 1 साल के लिविंग एक्सपेंस है वो शो करना पड़े। तो इस तरह से स्टूडेंट की 1 करोड़ 25 लाख और 50 लाख उसके हस्बैंड की, तो 2.25 करोड़ रुपए की स्टेटमेंट वहाँ पे दिखानी पड़ी कि जी इतनी हमारी जो अमाउंट है वो स्टूडेंट के अकाउंट में पड़ी है। अब अगर आप दुनिया को देखें तो दुनिया में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, कनाडा भी अमेरिका में आ जाता है। तो ये जो 5 पोर्शन है, बड़े आज़म है, दुनिया के 5 हिस्से हैं, इनमें से 3 को तो आप निकाल दें, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप। ये तो तीनों रिच कंट्रीज़ हैं, और इन बड़े आज़मों के अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं और जो लोग रहते हैं, जो वहाँ के सिटीज़न हैं, उनको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो फ्रीली ऑस्ट्रेलिया से यूरोप, यूरोप से अमेरिका, कनाडा, और अमेरिकन कैनेडियन जो है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन जिधर मर्ज़ी चले जाएँ, ये सब लोग एक से दूसरे मुल्कों में जो रिच कंट्रीज़ हैं, यानी तीनों बड़े आज़म, वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं फ्रीली। और अगर वीज़े की रिस्ट्रिक्शन होती भी है तो वो ऐसे फॉर्मेलिटी होती है कि अगर वीज़े की ज़रूरत है तो आप ऑनलाइन घर बैठे ही अप्लाई करें और आपको ऑनलाइन ही वीज़ा आ जाएगा और आप उस कंट्री को विज़िट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि इन लोगों को वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। तो ज़रूरत किन को होती है? एशिया और अफ्रीका। और एशिया में भी कुछ जो रिच कंट्री है, जैसे जापान है, कोरिया है, ताइवान है, में भी मलेशिया भी शामिल हो। तो ऐसे जो रिच कंट्री हैं उनको भी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, या ज़रूरत हो तो उनको जाने की ज़रूरत नहीं होती। अब जापान से कौन जाएगा अपना, मतलब जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो मोस्ट मॉडर्न
जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो सब अवेलेबल है, वो हेल्थ है, एजुकेशन है, रिक्रिएशन है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो उसको छोड़ के कौन जाएगा? तो फिर जो लोग जाना चाहते हैं वो कौन होते हैं? वो उन गरीब मुल्कों में से होते हैं जो अफ्रीका के मुल्कों में रहते हैं, या इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और इस तरह के आसपास के जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो जब हमने देख लिया कि जी रिच कंट्रीज़ को तो ज़रूरत ही नहीं वीज़े की, और जो गरीब मुल्क हैं उनको ज़रूरत है, तो वहाँ से जो भी लोग जाएंगे वो तो पहले ही गरीब हैं, तो वो कैसे आपको करोड़ों की स्टेटमेंट दिखा सकते हैं कि एक गरीब बंदा जिसको खाने की फिक्र है वो कहाँ से करोड़ों की स्टेटमेंट ले आएगा? लेकिन इसके बावजूद अगर आप YouTube पे देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपनी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर रहे हैं वो अपनी वीडियो बना के दिखा रहे होते हैं, और किसी भी स्टूडेंट को देखें तो आपको उसकी शक्ल से नहीं लगेगा कि ये करोड़पति ख़ानदान से होगा, कि इसने कोई 1.5-2 करोड़ रुपए की बैंक स्टेटमेंट दिखा के एम्बेसी से वीज़ा लिया होगा। तो वो सब गरीब लोग और गरीब मुल्कों से होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चले जाते हैं, उन सक्सेसफुली वो अपना केस प्रोसेस कर लेते हैं, उनको वीज़ा भी लग जाता है और वो अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, या स्टडी करके वहाँ पे आराम से अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं। तो इट मीन्स के आपकी मतलब जो 2 पोर्शन है, नंबर 1 आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट जो एक बड़ा बर्डन होता है कि कैसे रिक्वायर्ड बैंड तक पास किया जाए, और नंबर 2 बैंक स्टेटमेंट। तो इन दोनों को मैं अलग-अलग से डिस्कस करूँगा, और अभी करते हैं बैंक स्टेटमेंट। इसके बाद फिर नेक्स्ट आइट्स को देखेंगे जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है कि उसको आप किस तरह से इजीली उसके ऊपर कुछ मतलब उसको पास करके निकल सकते हैं। तरीका बताऊंगा जिससे आपको वो जो बर्डन है रिलीज़ हो जाएगा। पहले सुन लें बैंक स्टेटमेंट का कि आप किस तरह से इसके ऊपर काम कर सकते हैं जिससे आप चले जाएं। तो अब जितने भी ये गरीब मुल्क हैं यहाँ से बहुत लोग जा रहे होते हैं। मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लें, वहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, अफ्रीकन काले भरे पड़े होते हैं। बल्कि बेटी मेरी कह रही थी कि मुझे यहाँ पे कोई गोरा नज़र ही नहीं आता, सब इंडियन, बांग्लादेशी, और ये ऐसे लगता है कि जैसे मैं किसी अपने मोहल्ले के आसपास कोई यूनिवर्सिटी कॉलोनी के पास के इस इलाके में आ गई हूँ। तो इतने लोकल लोग दूसरे मुल्कों में स्टडी के लिए बैठे हुए। तो अच्छा, अब ये करोड़ों की स्टेटमेंट कैसे लेके आते हैं? तो मार्केट में करोड़ों की स्टेटमेंट के 3 तरीके चल रहे हैं। नंबर 1, और ये तीनों जेन्युइन तरीके हैं। मतलब आप देखें कि एम्बेसी ने कभी किसी को जो स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है और चला जाता है उसको रिफ्यूज़ नहीं किया। जिसको आप समझ रहे कि यार ये जो शक्ल से लग रहा है लल्लू, इसके पास इतने करोड़ों रुपए कहाँ से आ गए, और वो ख़ुद भी कर रहा है कि मैंने ये जुगाड़ की, ऐसे किया, लोन पकड़ा, उधार लिया, फलां चीज़ें बेची, माँ की जेवर बेचा। तो वो सारे लोग जो ये स्टोरी सुना रहे होते हैं वो करोड़पति नहीं होते, वो कोई ना कोई जुगाड़ करके आते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये जुगाड़ क्या है। तो वो मैं जुगाड़ आपको थोड़ी एक्सप्लेन करता हूँ। जो 3 तरीके चल रहे हैं मार्केट में, नंबर 1 तो जेन्युइन स्टेटमेंट है कि आपके अपने पैसे पड़े हैं, वालिद के कोई रिलेटिव है तो आराम से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, आपने एम्बेसी को दिखाई स्टेटमेंट के जी ये पैसे पड़े हैं, अब्बा ने दिए हैं और स्टडी के लिए, तो चेक कर लें। एम्बेसी चेक कर लेगी, ठीक है पैसे पड़े, तो एम्बेसी वीज़ा लगा देगी, कोई मसला नहीं है। जेन्युइन तरीका। नंबर 2, ये भी जेन्युइन है। मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर बैठे हैं जो कि अपने इंटरेस्ट रेट के लिए, यानी जो इंटरेस्ट उन्होंने डिसाइड किया होता है, और करंटली जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो कोई 10 to 12% चल रहा है। ये डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट उनके पास आ रहे हैं, यानी उनके पास अवेलेबल इन्वेस्टमेंट कितनी है और लोग
जो डिमांड कर रहे हैं वो कितने हैं। तो अगर कम होगी तो वो रेट 8, 9, 10% पे ले आएंगे, अगर ज़्यादा होगी तो 11, 12 पे ले आएंगे। उनमें से कोई 1, 2 को सिलेक्ट करके उनके ऊपर पैसे लगा देंगे। तो अब ये कैसे होता है कि बहुत सारे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर जो होते हैं, जैसे अगर मैं कहीं आसपास किसी शॉप पे जाऊं प्रॉपर्टी डीलर के, तो वो एक छोटी सी दुकान पे बैठा होगा। अगर मैं उसे कहूँ कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की और मुझे ज़रूरत है 80 लाख में सेल कर दूंगा, तो वो उसी वक्त अपने दराज को खोलेगा, पैसे निकालेगा, कहेगा ये पकड़े बयाना, कल पेमेंट करता हूँ, तो ये मेरा हुआ। अब वो ले के तो उसको फिर आगे 1 करोड़ रुपए पे सेल करेगा। उसमें 1 माह लग सकता है, 2 माह लग सकते हैं, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट करके 80 लाख में लिया और 1 करोड़ में सेल कर देगा। जैसे उसको कस्टमर मिला तो 20 लाख उसका प्रॉफिट आ गया। तो अब सिमिलरली अगर वो 1 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में जमा करवा देता है और उसके ऊपर वो 10-12% या 8-10-12% जो भी आपका डिसाइड होता है उससे वो ले लेता है, तो वो जो अमाउंट है वो सिमिलर लाइक वही ट्रांजैक्शन है जैसे उसने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी और 6 माह तक वेट करता रहा कि ये ज़्यादा पे बिक जाएगी। तो ऐसे उसने उतनी अमाउंट जितने की प्रॉपर्टी लेनी थी आपके अकाउंट में रख दी और आपसे उतने पैसे ले लिए जितना उसको आपसे डिसाइड किया। ये भी जेन्युइन स्टेटमेंट है। मतलब उसका जो तरीक़ाकार वो करते हैं, वो आपका अकाउंट खुलवाते हैं किसी बैंक में जाके और एक नया सिम ख़रीद के उसका नंबर देते हैं उस अकाउंट के ऊपर, और वो अकाउंट आप ही के नाम होगा, मतलब स्टूडेंट के नाम पे होगा टोटल, और नई सिम ख़रीद के उसका नंबर देते हैं और उसके बाद उसकी चेक बुक जब आती है तो वो अपने पास रख लेते हैं और सिम जो है वो मोबाइल पे लगा के ऑन कर लेते हैं। तो अब आप अगर तो ट्रांजैक्शन कोई करते हैं तब भी वो उसका मैसेज उस मोबाइल पे आ जाएगा कि इस अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन हुई है, और अगर आप नहीं करते तो तब भी वो अमाउंट उनकी वहाँ पड़ी है। मतलब अगर आप नई चेक बुक निकलवाते हैं और फिर उसमें से कुछ पैसे निकालते हैं तो उनको समझ आ जाएगी कि भाई ये पैसे हमारे जो पड़े हैं ये इनके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से उनकी सिक्योरिटी होती है, वो अकाउंट के ऊपर चेक रखते हैं, पैसे उनके पड़े रहते हैं। जब आपका वीज़ा लग जाता है तो वो पैसे अपने ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, और आपसे वो जो कमिटमेंट होती है उतने पैसे ले लेते हैं। अब ये भी जेन्युइन तरीका है, यानी एम्बेसी जब देखेगी तो उसको आपके अकाउंट में पैसे पड़े नज़र आते हैं कि ठीक है जी, उसने कंफर्मेशन की बैंक से, बैंक ने कहा जी बिल्कुल पैसे पड़े हैं। अब इसके अलावा क्या हो सकता है ना, जब बैंक कंफर्म कर रहा है कि पैसे पड़े हैं तो और पैसे पड़े भी हैं तो और क्या तरीका है, अब तो वीज़ा लग जाता है। तो अब ये जो कुछ परसेंट 8-10-12% या जितनी भी डिसाइड होती है आपकी, ये आप जब अपना वीज़ा लगवाएं तो आप कैलकुलेट कर लेंगे आपको कितनी अमाउंट की स्टेटमेंट शो करने की ज़रूरत है। अगर आपको 50 लाख की स्टेटमेंट शो करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर आपको 10% पे करना पड़ रहा है किसी इन्वेस्टर को, तो 5 लाख हो गया, तो ठीक है, उसमें क्या मसला है। इतनी की तो आपकी टिकट भी आएगी, आप अपनी टिकट परचेज़ करेंगे, आप बैंक स्टेटमेंट के लिए देंगे, आप वीज़ा फ़ीस देंगे, यूनिवर्सिटी की एक फ़ीस कम से कम यहाँ से देंगे। तो ये जो 3-4 चीज़ें आपने पे करनी है यहाँ से जाने से पहले, तो वो तो करनी पड़ेंगी। तो वो कितनी हो जाएंगी टोटल मिल मिला के, मे बी 15-20 लाख 25 लाख, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो आपसे इनिशियल फ़ीस कितनी लेती है, और उस कंट्री की एम्बेसी के ऊपर कि वो आपसे जो वीज़ा फ़ीस है वो कितनी चार्ज करता है। यूके की वीज़ा फ़ीस ज़्यादा है, बाकी एम्बेसियों की कम है। तो बहरहाल ये जब आप डिसाइड करें कि मैंने इस कंट्री में जाना है, तो उसमें जो आपके एक्सपेंस होंगे वो आपके नंबर 1 यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी जो अपनी इनिशियल अमाउंट उनको डिपॉजिट करवानी है, उसके बाद आपकी वीज़ा फ़ीस होगी एम्बेसी की, और उसके साथ आपने जो स्टेटमेंट के लिए पेमेंट की है वो होगी, और एक एयर टिकट होगी 1 वे, या कुछ अमाउंट आपने जो साथ लेके जानी है। तो ये 4-5 जो एक्सपेंस है ये आप कैलकुलेट कर लेंगे अपनी कंट्री और यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कितने लाख बनते हैं। तो ये इतने लाख तो आपको बहरहाल खुद
अपने पैदा करने पड़ेंगे। आप कुछ बेचें, कहीं से लोन लें, किसी से उधार लें, वाले साहब से लें, कुछ भी करें, या अपनी जमा पूंजी निकालें, शादीशुदा तो बेगम का जेवर बेचें, व्हाट्सएवर। तो ये चीज़ें जब आपने कर ली तो स्टेटमेंट का मसला हल हो गया। ये 2 तरीके हो गए और दोनों जेन्युइन स्टेटमेंट है। आपकी पर्सनल अमाउंट पड़ी है तब भी जेन्युइन है, आपने किसी से लेके इन्वेस्टर से लेके उसको पे कर दिया और उसकी अमाउंट पड़ी है तो भी जेन्युइन है। अब तीसरा जेन्युइन तरीका बताता हूँ कि तीसरा जेन्युइन तरीका ये है कि कुछ मार्केट में बैंकर ऐसे बैठे हैं जो आपको वर्चुअल स्टेटमेंट दे देते हैं। मतलब जो भी आपका अकाउंट है, जिस वो आपको जिस बैंक का वो बैंकर होगा वो उस बैंक में पहले आपसे अकाउंट खुलवाएगा कि जी आप इस बैंक में अकाउंट खोल लें अपना और नंबर मुझे दे दें, और जिस दिन आपको स्टेटमेंट चाहिए मुझे बता दीजिएगा। तो अब आपने अकाउंट खोल के नंबर उसको दे दिया, आपने कहा जी मैंने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल कर दिया तो मुझे स्टेटमेंट दे दें। तो अब वो भी जो आपसे डिसाइड हुआ होगा उसका अमाउंट, मतलब जो उसने डिसाइड किया, वो भी आलमोस्ट कोई 5-6%, 4-5-6 इतने परसेंट ले लेते हैं कि अगर आपने 1 करोड़ की स्टेटमेंट बनानी है तो उसका 4-5%, 6%, ये भी डिपेंड करता है उस नेगोशिएशन के ऊपर। तो अब वो जब आपको ज़रूरत पड़ी है कि जी मैंने वीज़ा एप्लीकेशन दे दी और मैंने उसके साथ ये स्टेटमेंट अटैच करनी है तो स्टेटमेंट दे दें मुझे, वो आपको स्टेटमेंट देगा, आप उसको वीज़ा एप्लीकेशन में सबमिट कर देंगे। ऑनलाइन करना है तो कॉपी स्कैन करके कर देंगे, फिज़िकली करना है तो कॉपी लगा देंगे। इंटरव्यू होता है तो तब भी आप बेफिक्र हो कि उसकी कॉपी वहाँ पे सबमिट करें और जाएँ बैठें जाके इंटरव्यू में और स्टेटमेंट सामने रखें उसके। और अब वो उसी वक्त तो कंफर्म नहीं कोई भी करता कि आप सामने बैठे हैं किसी एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए तो वो कहे कि जी मैं बैंक को फ़ोन करके पूछ लूँ, ऐसे नहीं होता। और किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर बैंक का कोई नंबर नहीं होता। बैंक का जो कवरिंग लेटर होता है उसके ऊपर भी बैंक के हेड ऑफिस का एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब चीज़ें होती हैं। और जो बैंक की स्टैंप होती है उस पर सिर्फ सिग्नेटरी लिखा होता है, नाम बैंक का और ब्रांच लिखा होता है, बस। कोई बैंक का रेफरेंस नहीं होता, बैंक का कोई ईमेल या नंबर नहीं होता, मतलब ब्रांच का कोई चीज़ ब्रांच की मेंशन नहीं होती, ना स्टेटमेंट के ऊपर ना कवरिंग लेटर के ऊपर। जर्नल होता है कि ये बैंक है, ये ब्रांच है, बस। और जो कवरिंग लेटर होता है लेटर हेड के ऊपर आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट के मतलब लेटर होता है उस पर भी बैंक के हेड ऑफिस का नंबर, ईमेल और फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखा होता है। तो अब वो जो भी एम्बेसी कंफर्मेशन लेगी किसी बैंक से तो उसी वक्त नहीं लेगी, बाद में हो सकता है वो उनका जो भी तरीका हो कि उनकी जो डीलिंग हो किसी कि एक सेंट्रल ब्रांच से हो। तो अब ये बैंकर को पता होता है कि एम्बेसीज कैसे उसकी कंफर्मेशन लेती हैं या कंफर्मेशन किधर जाती है। तो जिस जगह पे कंफर्मेशन जाती है वही लोग इस काम को कर रहे होते हैं। तो अब आपने स्टेटमेंट उससे वर्चुअल स्टेटमेंट ली और लगा दी। अब एम्बेसी अगर करती है कंफर्म तो वहाँ पे उनको पता है कि भी ये स्टेटमेंट इस वीक में इतने लोगों ने इस एम्बेसी में अप्लाई की है। तो जब उनके पास कंफर्मेशन के लिए आती है कोई रिक्वेस्ट कि जी इसको ज़रा कंफर्म करें, तो वो देखते हैं इनमें से कौन से हमारे क्लाइंट है, यानी हमने किन किन को दी हुई है। तो जो उनके अपने होते हैं उनको वो, बाकियों को तो करना ही होता है कि वो तो जेन्युइन होंगे। तो जो उन्होंने खुद इशू की होती हैं वो उनको देखते हैं और कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल पैसे पड़े हैं, तो उस पर भी वीज़ा लग जाता है। अब ये भी जेन्युइन है। जेन्युइन इस सेंस में है कि एम्बेसी को ये एश्योरेंस चाहिए कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं। तो उस एश्योरेंस के पीछे क्या हो सकता है? नंबर 1 डॉक्यूमेंट, कि जी आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें जिस पे बैंक की स्टैंप साइन हुए हों, तो वो आपने प्रोवाइड कर दी कि जी ये बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, पैसे पड़े हैं, ये बैंक ने साइन किए हुए हैं, तो वो देख लें। तो अब एम्बेसी कहती है कि नहीं मुझे नहीं यकीन, यहाँ पे बहुत फ्रॉड होते हैं, तो मैं आपने बेशक ओरिजिनल स्टेटमेंट, ओरिजिनल लेटर, ओरिजिनल साइन, स्टैम्प, सब चीज़ें ओरिजिनल है, लेकिन मैं यकीन नहीं करता कि इतने पैसे आप जो बता रहे हैं ये सही है। तो मैं तो बैंक से पूछूंगा
तो ठीक है, बैंक से पूछ रहे हैं, तो अब वो बैंक से पूछ रहे हैं तो बैंक का ठीक है जी, हाँ पढ़े हैं। तो अब इसके अलावा क्या हो सकता है ना, मतलब वैसी और क्या